अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बैक टू बैक हम जलसा देख रहे हैं, उनकी रैलीज देख रहे हैं। पहले गुजरावाला में पावर शो देखा गया, फिर पावर शो कराची में देखा गया। सवाल यह है कि कराची में जो पावर शो हुआ, क्या कराची के रहने वाले या कराची के जो मकामी हैं वो उस जलसे में मौजूद थे या नहीं? क्योंकि MQM पाकिस्तान का ये कहना है कि कराची के ही लोग जो है कराची के जलसे में शामिल नहीं थे। और साथ ही साथ इस पर कुछ और बातें भी, जो कुछ क्रिटिसिज्म किया गया है, कुछ क्रिटिसिज्म ये भी किया गया है इस पर कि मुनज़्ज़म नहीं दिखाई दिया। अपेरेंटली कुछ मसाइल जो हैं गुजरावाला के जलसे में भी हुए, कराची में जिस तरह जो रिपोर्टर है उसके साथ भी कन्फ्लिक्ट सामने देखा गया। और रिपोर्टर का जो है उन्होंने बताया कि बेसिकली रिपोर्टर जो समा के संजय सदवानी, वो ये कहते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अब्बासी साहब, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। और सिर्फ रीज़न ये था कि उन्होंने एक फुटेज दिखाई जिसमें ख़वातीन जो है बाहर जा रही थी फलांग कर, क्योंकि उनका जो गेट है वो बंद था। इस पर जो है बदनज़मी भी दिखाई दी। इस पर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ। अपेरेंटली अगर हम बात करें स्पीचेस के हवाले से, तो एक बार फिर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है तमाम तर जमातों की जानिब से, चाहे MQM पाकिस्तान हो, वो अपेरेंटली इस ओवरऑल जलसे के ऊपर वो भी क्रिटिसाइज कर रही है PDM के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ PDM का इस वक्त जो एक स्टांस है वो ये है कि हुकूमत के ऑब्वियसली एंटी ही बात हो रही है। अब एंटी स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट्स कुछ सामने आ रहे हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, उन स्टेटमेंट्स को इंडिया किस तरीके से मलाइन कर रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह ये जो एक रिपोर्टर का जो इंसिडेंट वहां पर हुआ, जलसे जुलूस में इस तरह की बदनज़मियां हो जाती हैं और जो कि अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडियंस उसको इस तरीके से कैश करें कि एक हिंदू जर्नलिस्ट को मारा गया। अब अपेरेंटली उन्होंने बिल्कुल खबर को तब्दील कर दिया गया वहां से। और इसी तरीके से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सर्व करें इंडिया को। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सर्व कर रहे होते हैं इंडिया को, तो क्या इंडिया में इतनी तकलीफ होती सहाफ़ियों को? क्या इंडिया में वो कॉन्स्टेंटली बात कर रहे होते? वो तो खुशी से बात कर रहे हैं PDM के बारे में, वो तो रैलीज को डिस्कस कर रहे हैं, वो तो इनके ऊपर डिबेट्स कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। आखिर किस बात की उनको खुशी होगी, खुशी हो रही है नहीं, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। और कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं, मरियम नवाज साहिबा के हैं, बिलावल साहब के हैं। सारे स्टेटमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ कि क्या वो मुल्क से दुश्मनी के ज़िम्रे में आ रहा है या वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तनकीद के स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ सैयद रियाज शाह साहब को, जो कि माविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और हमारे साथ मौजूद है सिद्रा इमरान, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान रहमान साहब जो कि तज्जियाकार हैं, और यासीन आज़ाद साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। रियाज, सबसे पहले जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक स्टेटमेंट्स हैं जो दोनों की तरफ से आ रहे हैं। हुकूमत कहती है कि आप लोग दुश्मन को सर्व कर रहे हैं, इंडिया के एजेंडा को सर्व करें, और अपोजिशन कहती है कि हुकूमत सर्व कर रही है। कि आखिर कौन सर्व कर रहा है और ये क्या प्रॉब्लम है सारा? देखिए जी, हम तो माशाल्लाह से हमारी सारी जमातें हम मुहब्बे वतन हैं, और मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी होगा जिसको अपने मुल्क से मोहब्बत होगी वो तो कभी भी एंटी स्टेट या ऐसी कोई किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। बाकी अब जो बात नज़र आती है या कुछ ऐसी बातें हैं, कोई कहता भी है या क्या, तो उनसे तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान से तो सच्चा नहीं हो सकता। हमारी PDM में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एंटी स्टेट बात करे। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब अगर ऐसी बातें करते हैं या इंडियंस अगर करते हैं, इंडियंस तो चाहते हैं कि ये आपस में लड़ें और उनका वो फ़ायदा उठाएं। बाकी कल जो हम कुछ स्टेटमेंट्स थे उसमें ये था कि वो जो वाज़े ज़ाहिर भी था कि इमरान खान साहब जो पहले कह चुके थे कि अगर मोदी जीतेंगे तो जो है कश्मीर का मसला हल होगा या कुछ भी होगा। फिर इन्होंने जो है कुलभूषण यादव का जो ICJ में केस, उसमें केस था। और लेकिन ICJ का जो केस था, उस कुलभूषण के केस में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लैकिंग है। जब पैनामा केस चल रहा था वो तो अपने मसाइल से नहीं निकल रहे थे, ICJ की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर देते। देखिए ना, ऑर्डिनेंस इनकी हुकूमत में निकला है
जो कुछ मंथ्स पहले की बात है। उसके बाद जो है लेकिन कश्मीर का मसला, जब रियाज केस गया था आईसीजे में, तो उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। दूसरा कश्मीर का जो मसला अभी है, कश्मीर पे इतना बड़ा काफ़ी अरसे से लॉकडाउन है, तो उसमें भी जो है ये अपना केस पाकिस्तान का मेरे ख्याल में तो हार चुके हैं। क्या पीडीएम में दरार की कोशिश की जा रही है? ये कोशिश तो हो सकती है, मगर हम कभी भी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह पीडीएम में दरार कोई आए। हम मुत्तहद हैं और इंशाल्लाह मुत्तहद रहेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से जो है पीटीआई गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक और स्टेटमेंट जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है और अपेरेंटली लोग भी इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कराची के जलसे में कराची के ही लोग शामिल नहीं थे। कराची के जी हमारी तो टोटल मेरे ख्याल में कराची के डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे और हमारे पास जो है अब वो फुटेज होंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि कितने लोग कराची के थे। और बाकी का शोहदाए का कारसाज का जो है दिन था 18 अक्टूबर, तो उसमें तो पूरी सिंध से भी हमारे पूरे सूबे से लोग आए हैं। और दूसरा पीडीएम का उसके साथ जो है हमारे साथ थे पूरे क़यादत, तो जाहिर है उनके भी लोग थे, मौलाना के भी लोग थे। कराची के तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा लोग तो कराची के थे हमारे। अच्छा, सिद्रा आप क्या कहेंगी इस ओवरऑल जलसे के हवाले से? क्या आप लोग को महसूस हो रहा है कि अपोजिशन जमातें एक जगह यूनाइटेड हो के आप लोग के ऊपर एक प्रोडक्टिव प्रेशर डाल पाएंगी? थैंक यू अलवीना। सबसे पहले बात करते हैं पीडीएम के उस पावर शो की जो कि शहर कायद में मुनक़्क़िद किया गया और 18 अक्टूबर की उस तारीख 7 तारीख को चुना गया जो बेनज़ीर के हवाले से शोहदाए कारसाज की बरसी मनाई जाती है। लेकिन आप सब ने देखा, मीडिया ने देखा कि उस पंडाल का कल क्या हाल था। हर साल ये वो दिन होता है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत करने वाले अपने शोहदा को सलाम देने के लिए यकजा होकर अपने अज़म का इयादा करते हैं। लेकिन कल उन्होंने देखा कि वो तमाम सियासतदान जो सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बातें करते रहे, उन पे गंदे गलीज़ इल्ज़ामात लगाते रहे, आज वो सब एक दूसरे का हाथ थामे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेज पे बैठे हुए थे। शहर कायद और सूबे सिंध ने ये भी देखा कि वो लोग जिनको कहा जाता था कि हम इन्हें लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, उनकी तस्वीर के नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और नाम लगा के शहर में आवेजा की गई। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये सूबे सिंध के उन लोगों को जो अपनी सिंध की बेटी बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत करते थे, उन्होंने कल देखा और शदीद बायकॉट किया है। इसलिए वो पंडाल हमें वो रौनक, वो जज्बा, वो जोश नज़र नहीं आया जो हमेशा नज़र आता था। दूसरी बात, शहर कायद की बात की गई। शहर कायद की कौन सी बात की गई? शहर कायद की किस मसले पे बात की गई? क्या सड़कों की बात हुई? क्या पानी की बात हुई? क्या निकासी आपकी बात हुई? क्या कचरे की बात हुई? इन्फ्लेशन की बात की। बिलावल साहब ने इन्फ्लेशन की बात की और वो ये बात करना भूल गए कि इन्फ्लेशन जो कि उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, एक ही तारीख पर 20 किलो गंदम की बोरी सूबे सिंध में 1380 रुपए की होती है और पंजाब में 860 रुपए की। तो ये कौन सी बात है जो वो करें? क्या वो अपने आप को इन्फ्लेशन ज्यादा होने, महंगाई ज्यादा होने का सूबे में क्रेडिट दे रहे हैं? और अलवीना, चले ये तो एक सूबे की अपेरेंटली बात हो गई, राइट? आप यानी आप कहते हैं कि सिंध की प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और ओवरऑल जो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविजनल सिस्टम, वो फेल्ड है। अब 3 सूबों की बात कर लेते हैं, जो बाकी के 3 सूबे, वहां पे भी ये शिकायत है इन्फ्लेशन की। देखिए अलवीना, बिल्कुल ये सूबों को अपने आप को और मुतहरिक करना चाहिए, लेकिन जितना बड़ा गैप सूबे सिंध का बाकी पाकिस्तान से नजर आता है ना, वो बहुत क्वेश्चनेबल है। उस वक्त जब पूरे पाकिस्तान की सबसे अहम जो ग़िज़ा है, जो ग्रेन है, वो वीट है और वीट की 20 किलो की बोरी जो हर घर को जरूर प्रोक्योर करनी होती है। दोबारा आते हैं पीडीएम के जलसे के ऊपर बात करते हैं कि क्या आप लोग के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो पाएगा पीडीएम के जलसों से, रैली से? कल का जो जलसा था पीडीएम का, वो बहसियत एक सियासी कारकुन मैं कहूंगी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बिलो एवरेज था। मैं बिलो एवरेज क्यों था? किस वजह से एक्सपेक्ट कर रही थी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में हमेशा एक फैक्टर नजर आता था कि लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी होते थे। पाकिस्तान में या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में वो नजर आता था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में। लेकिन हमने कल क्या देखा कि वहां पर एक अजीब तरह की मिक्स प्लेट थी। वही कारकुन जो डिस्ट्रिक्ट्स में एक दूसरे के साथ 30 से 40 साल से मुकाबला करते आए, उनको आपने कहा जी कि आज आप सर जोड़ के हाथ बांध के एक साथ खड़े हो जाएं। तो सियासी कारकुन एक दिन
में नहीं पैदा होता, वो एक तहरीक होती है एक सियासी वर्कर की, उनके नजरिए अलग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, उनका क्या मुकाबला JUIF के साथ? उनका नजरियाती वर्कर कैसे हाथ में हाथ JUIF के सपोर्टर के साथ बांध के खड़ा हो सकता है? तो सियासत में एक बहुत ही अजीब उन्होंने दे दिया है सिचुएशन, एक सियासी कारकुन के लिए बड़ी आजमाइश खड़ी कर दी है। और PDM का मौक़िफ़ क्या है? क्या अवामी मौक़िफ़ है या सिर्फ NRO की डिमांड्स हैं? ठीक है, इसके ऊपर जरूर बात जो मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, गुफ्तगू की गुजरावाला जलसे में या फिर कराची के जलसे में, क्या कहीं पे कोई अवाम की बात थी उसमें? अलवीना, एक और चीज आपके इस सवाल से उठती है कि PDM का सेकंड पावर शो में जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, नवाज शरीफ साहब का बयान, वो ना नशर हुआ ना उसका जिक्र हुआ। तो ये भी नजर आता है कि उनके पहला बयान जो पाकिस्तान मुखालिफ था, पाकिस्तान के इदारों पे एक अटैक था, उसको PDM के फोरम ने लगता यही है कि कंडेम किया है, क्योंकि आपको उनके कल के पावर शो में जो वो कहते हैं हमारा पावर शो कराची में था, उसमें नवाज शरीफ का कोई बयान, कोई वीडियो, कोई पैगाम नजर नहीं आया। मरियम नवाज साहिबा की जितनी गुफ्तगू है वो उनके खानदान सेंट्रिक है, उनकी सियासी मिल्कियत सेंट्रिक है। अगर वो आवाम की बात करेगी तो आवाम उनकी बात सुनेगी। और मैं यहाँ पे ये भी कंडेम करना चाहती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान क्या इस किस्म की रैली से और जलसों से क्या कोई हुकूमत एग्जैक्टली नहीं, उसके ऊपर मैं बात करूंगी, उसके ऊपर तो मैंने बात करनी है जरूर। अभी इस वक्त हम आ जाते हैं यहीं पर बात करते हैं, क्या प्रेशर आप लोग के ऊपर रैली से बिल्टअप होगा? जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपोजिशन में रह के एक प्रेशर बिल्टअप किया था लेकिन हुकूमत गई नहीं थी, तो क्या आप लोग के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा और ये जो नारा बिल्ट हो रहा है कि हुकूमत गिरा देंगे, ऐसा होगा? देखिए अलवीना, हुकूमत गिरा देंगे की बात उस वक्त नजर आती जब अवाम उनके साथ होती। आपने गुजरावाला में भी फुटेज नहीं तो उस वक्त तो इमरान खान साहब के साथ तो स्ट्रेंथ थी, उस वक्त तो नहीं गिरी। पैनामा के हाल में भी हमने देखा टेन्योर तो पूरा हुआ। देखिए, हुकूमत गिराने का उनका जो ख्वाब है ना, उसके पीछे नैरेटिव बहुत वीक है। अवाम को, आप मुझे बताएं, लियाकताबाद में रहती हुई एक फैमिली को क्या फर्क पड़ता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो या ना हो? नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हो या कराची में बैठे हो, उनको फर्क पड़ता है उनके मसाइल से। आज सुबह सिंध के अंदर आप जलसा कर रहे हैं, सुबह सिंध की 13 साल से आप हुक्मरानी में, आपने क्या दिया? इस शहर कराची को आपने 10,000 बसों का वादा किया था, आज सड़क पे 10 पब्लिक बसेस नहीं है। ठीक है सलमान, एक वज़ीर आज़म का एक स्टेटमेंट है जो वो कहते हैं कि अब एक बदला हुआ इमरान खान मिलेगा। ये आस्तीने चढ़ा लेना, ये क्या मतलब कुछ कोई डेंजर की तरफ है इशारा हो रहा है? किस तरफ इशारा हो रहा है? जी शुक्रिया अलवीना, सबसे पहले आपने इनवाइट किया। मैं समझता हूँ कि देखें, जो अगर इस PDM के ओवरऑल जलसों की बात की जाए तो 16 अक्टूबर से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, फिर 17 अक्टूबर को वज़ीर आज़म साहब का खिताब, उसके बाद 18 अक्टूबर को यहाँ पे जो जलसा हुआ है, उसमें ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर तो डेवलप हो रहा है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, इससे नज़रें नहीं चुरा सकते आप कि जी एक अवामी प्रेशर डेवलप तो हो रहा है। ईदर साइड, अगर वो अपोजिशन की तरफ से डेवलप हो रहा है तो वो वहाँ से हुकूमत भी जो है वो हेड ऑन की पोजीशन में है अपोजिशन के साथ। आप देखें कि इस वक्त अवामी मसाइल के ऊपर बात करने के बजाय एक जो सिचुएशन डेवलप हो गई है वो ये हुई है कि दो जमातें इस वक्त, एक तरफ PDM खड़ी हुई है और एक तरफ PTI खड़ी हुई है, और ये इस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, जिससे लगता ये है कि ओवरऑल अगर किसी चीज़ को ख़तरा नज़र आ रहा है तो वो हुकूमत के बजाय निज़ाम को खतरा नजर आ रहा है। निज़ाम को खतरा नजर आ रहा है, और क्या नेशनल इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि बार बार CPAC की बात करना, क्या ये गलत नहीं है? ठीक है, ऑपोजिशन का हक है कि वो ऑपोजिशन के होते हुए, मतलब उनका एक राइट है हुकूमत को क्रिटिसाइज करना, लेकिन जिधर नेशनल इंटरेस्ट आता है क्या ये करेक्ट है? और इसमें जो है हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल साहब बहुत सेफली प्ले कर रहे हैं और सारी जमातों के साथ इकट्ठे भी हैं, लेकिन वो अपने आप को खतरे में नहीं डाल रहे, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है बार बार। देखिए, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है, जो नैरेटिव PDM ने डेवलप किया है गुजरावाला जलसे में, जिसको बेसिकली जो नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी उसकी हिमायत नहीं कर सकता, उसको हर मुहिब वतन पाकिस्तानी उसको कंडेम करेगा, क्योंकि वो एक डायरेक्ट अटैक किया है उन्होंने इदारों के ऊपर, जो किसी भी तरह पाकिस्तान के नेशनल पहले जो APC की जो 1 घंटे की तकरीर थी वो भी इदारों के ऊपर डायरेक्ट अटैक था। एक पॉइंट जो मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कह रही हूँ, जिसके ऊपर बात ही नहीं हो रही कि एक नॉर्मल कन्विक्टेड मुजरिम क्या बाहर जाएगा नंबर 1 किसी भी इलाज के लिए, और नंबर 2 क्या वो 1 घंटा लाइव तकरीर कर सकता है? हम बात करते हैं ना रूल ऑफ लॉ की, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की। देखिए, ये नो वन इज अबव द लॉ, किधर है कानून पे? जो इजाजत है APC के अंदर जो तकरीर करने की इजाजत दी, वो तो हमने हम सब ने देखा कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ
से नोटिफिकेशन भी इशू हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद उसकी इजाज़त दी। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने अगर इजाजत दी तो क्या ये दुरुस्त था? रूल ऑफ लॉ किधर है, सुप्रीमेसी किधर है कानून की? नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। बात उन्होंने की वो किसी तरह कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता और कोई भी उसकी हिमायत नहीं कर सकता। जो बात उन्होंने डायरेक्ट इदारों के सरबराहों के नाम लेके जिस तरह से अटैक किया, उसको तो कोई भी जो है उसकी हिमायत कोई नहीं कर सकता। अब आप ये देखिए कि पीडीएम का जो ओवरऑल जो जलसों में जो बात हो रही है, मैंने ये देखा है कल किसी भी लीडर ने अवामी रियल इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं की। ऑल्दो मैं बिलावल साहब ने इन्फ्लेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर अवाम के हवाले से बात की, लेकिन बाकी के जो पॉइंट्स थे अगर हम देखें जिस भी पॉलिटिकल लीडर ने की वो अपने ही सेल्फ ओरिएंटेड हमें इश्यूज ज्यादातर दिखाई दिए। मैं इससे डिसएग्री करता हूं कि ये जलसा बड़ा नहीं था। जो पीपल्स पार्टी के पुराने जलसों को देखते हुए कराची के हिसाब से अगर हम कल के जलसे की बात करें तो एक वेल ऑर्गेनाइज और एक बड़ा पावर शो था, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस वक्त जो मेन 3 लीडर आपके जिस वक्त तकरीर करने आए थे उस वक्त वो क्राउड पूरा भर चुका था, जो सारा पंडाल था वो भर चुका था। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं थे, लोग तो आ गए थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जी कराची के लोगों की उसमें शिरकत कम थी। उसकी वजह जाहिर सी बात यह है कि कराची का जो मैंडेट है वो आइदर एमक्यूएम के पास है या पीटीआई के पास है, और जो थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास है, उतने लोग वहाँ पे कराची के मौजूद थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो कराची कि जितनी जमातें जिन्होंने जो सीटें जीती हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं हुकूमत के आसान खता हो गए। देखें, अभी आप अगर मौलाना साहब की बातों को देखें तो वो इस वक्त उनको सूट करता है कि ये सारी जो हेड ऑन की सिचुएशन है ये बरकरार रहे। जो हुकूमत है वो अपने रियल इश्यूज से निकल के और इनके साथ जो है वो टकराव की सूरत हाल पैदा हो। टकराव की सूरत हाल जो है पोजीशन को तो सूट करती है, लेकिन हुकूमत को चाहिए इस वक्त हुकूमत का रोल ये बनता है कि इसको इस मामले को प्रॉपर्ली हैंडल करें। और ये जो बात जो काफ़ी हार्श अल्फाज जो मौलाना साहब ने इस्तेमाल किए कि जमहूरियत को ज़िबा किया जा रहा है, और अगर इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि अगर वो सेलेक्टेड हैं तो कोई सेलेक्टर भी है, और जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने जमहूरियत को ज़िबा किया है, और जमहूरियत के जो है वो कातिल हैं, वो ये कहते हैं कि इस किस्म के जो हार्श और डेरोगेटरी अल्फाज हैं, इन बातों से तो कोई एग्री नहीं कर सकता ना। इन बातों से तो ये बातें तो जो ये जितने लीडरान कर रहे हैं, ये लीडर देखें, अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी की आप तकरीरें उठा के देखें, बिलावल साहब की तकरीरें उठा के देखें, इनका ओवरऑल जो कंडक्ट है वो देखें, तो वो एक सुलझी हुई एक लिमिट। मैंने आपसे यही जिक्र किया कि वो सेफ प्ले कर रहे हैं, आपको लगता है सेफ नहीं प्ले कर रहे। they have more democratic values than all other parties। ये कह सकते हैं। लेकिन पीएमएलएन जिस तरीके से स्टांस पेश कर रही है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब, लेकिन पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त जो है डायरेक्ट अफेक्टीज हैं इस पूरे सिस्टम के ना। जो इस वक्त सिस्टम मुल्क में है, इसमें जो डायरेक्ट अफेक्टीज हैं वो मौलाना साहब हैं और पीएमएलएन है। तो जाहिर से उनका गुस्सा कुछ अलग तरह का, यानी गम गुस्सा अपने लिए है, अवाम के लिए नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मजीद बात करते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो एपीसी और पीडीएम के मामलात है उसके ऊपर मुख्तलिफ पार्टीज़ का क्या इसके ऊपर स्टांस है और इस वक्त क्या सिनेरियो है। जी रियाज, आप क्या बात करेंगे इसके ऊपर? ये जो ओवरऑल स्टांस है कि आप लोग को लगता है कि आप लोग कुछ प्रोडक्टिव पॉइंट्स के साथ एक प्रोडक्टिव प्रेशर बिल्टअप कर पाएंगे, क्योंकि अब तक ये प्रूव नहीं हो सका कि आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक अवाम के हवाले से बात की हो सबने मिलकर, या किसी एजेंडा को आप लोग देखें। पीडीएम जो बना है उसमें जितनी भी पार्टीज हैं, जाहिरी बात है उनकी अपनी एक वोट बैंक भी है और उतना ही अवाम का साथ भी है। और ये लोग सारे बात कर रहे हैं, जितनों ने भी बात की वो उन्होंने सारों ने अवाम के हुकूक की, अवाम के जो आजकल मईशत का हाल हुआ है उसकी बात की है। सबने क्या बात की? अवाम के लिए बात की है। बिलावल साहब के बाकियों की बात सबने देखें, इनके जो इनकी पीटीआई की इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को इस वक्त साइड पे कर लें, सिर्फ अपनी जो अपोजिशन की पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, जितने भी लीडरान आए उन्होंने इनकी जो नाअहली है उनकी बात की, जो इनके यूटर्न्स थे उनकी बात की, जो इनके गलत फैसले हैं उनकी बात की, जितने भी जो हमारी अभी मईशत का हाल हुआ है उनकी बात की, और इनके जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनकी बात की। और मैं बिलावल साहब की तो ज़रूर बात करूँगा, हमारे चेयरमैन हैं तो हम उनकी तो बात करनी है हमें। उन्होंने
जो है पहले मईशत की बात की, और अभी इनका जो बजट आया था उनकी बात की कि 1100 का जो ऐलान हुआ था उसमें 800 अरब सिंध गवर्नमेंट के अपने जो एडीपी के थे, बाकी ये लोगों को जो है वो पागल बना के उन्होंने कह दिया कि इतना है, मगर जो है उसमें 800 अरब तो सिंध गवर्नमेंट के एडीपी के पैसे उनकी का स्पीच पड़ी हुई आप देख लें उसमें। उसके अलावा कराची की हमारी बहन बात कर रही है कराची के हवाले से, तो कराची के लिए देखें सिंध में ये हमेशा बात करते हैं कि 13 साल हुकूमत रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमने किया है तभी हम तीसरी बार ये हमने हुकूमत में है और हमने अवामी वोट से हम जीते हैं और माशाल्लाह से पहले से ज़्यादा सीटें लेके हम जीते हैं। तो ये अवाम का हम पे एतमाद है और इंशाल्लाह रहेगा, अगले बार भी हम जीतेंगे। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे और बाकी जो है अवाम के लिए हमने बात की है, हमने तहरीक शुरू की है और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होंगे। उसमें जो है बौखलाहट क्या साफ जाहिर हो रही है पीएम साहब की, जो एक जलसे के बाद गुजरावाला के बाद उन्होंने दूसरे दिन जो है दुनिया के सामने एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी की नकलें उतार रहा है, किसी को बुरा भला कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। आप कम से कम एक जो आपका डेजिग्नेशन है, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, सिलेक्ट सही वो तो अलग बात है, मगर उसका आप तो एहतराम करें कम से कम। आप उस लेवल का बन के आप बात करें। आप पूरे पाकिस्तान, आप जब स्टेज पे आते हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की बात करते हैं, आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, आप आसिफ जरदारी की बात करते हैं, आप को भूल जाते हैं कि अवाम भी है पाकिस्तान की, अवाम के मसले भी हैं, महंगाई है, परेशानियां हैं, उनकी बात वो भूल जाते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि वो फ़िला चोर, वो फ़िला चोर, वो फ़िला चोर, और बाकी अवाम की उनकी जो है उनके किसी साइड में ही नहीं आती और वो सिर्फ अपोजिशन को कह के और एक साइड हो जाते हैं। तो इसके लिए तो हम तो चुप नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह इस तहरीक को कामयाब करके दम लेंगे और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आए। बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देगा पीडीएम की तरफ से जहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से एसोसिएशन हो या एंटी स्टेट बात हो। ये स्टेटमेंट ठीक है उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जिस किस्म की बातें होती रही, क्या आपको लगा कि बिलावल साहब के स्टेटमेंट पर अमल किया गया या फिर वो स्टेटमेंट उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए दिया था? देखें जी, हम जो जितने भी पीडीएम में लोग हैं वो तो जाहिरी बात है मुहब्बे वतन है, हम तो नहीं। लेकिन ये जो मौलाना साहब के स्टेटमेंट्स है, बातें हैं, मैं कुछ स्टेटमेंट्स हर पार्टी का अपना नजरिया होता है और मरियम बीबी जो है सिर्फ अपनी बात हर पार्टी का अपना नजरिया बाहर निकलना चाहिए ना कि ये जो मुहिब्बे वतन कहना और गैर मुहिब्बे वतन कहना, किसी को गद्दार कहना, किसी को वफादार कहना, किसी को सिलेक्टेड कहना, किसी को इलेक्टेड कहना। लेकिन रियाज साहब कह रहे हैं ना कि पीडीएम में तमाम तर जितने भी हैं, जितने भी हैं पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन है, हम इसको भी कोई भी देखें पाकिस्तान के मुफाद में ही करते हैं बात। अच्छा ठीक है, आप जो है देखें मौलाना साहब अगर बात करते हैं वो भी इनके लोग बात करते हैं या इन्होंने जो अवाम के साथ हालत की है, इन्होंने जो इनके क्या कहते हैं मईशियत के साथ हालत की है, इनके यूटर्न्स लिए, उनके लिए ही वो परेशान है। अवाम के लिए बात करते हैं ना, वो भी अवामी लीडर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अवामी लीडर अवाम के लिए बात करते हैं, लेकिन उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से किस किस्म की गुफ्तगू की? बहावल वो अपना जो उनका जलसा है इसमें अभी गुजरावाला वाला, उसमें क्या बात उन्होंने की? वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है अपेरेंटली उसको 5वां सूबा नहीं बनाना चाहिए। हम उनको पाकिस्तानी मानते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान का 5वां सूबा नहीं होना चाहिए और इनको जो है ये वजीर आजम साहब मोदी वाला काम कर लेंगे और ज्योग्राफिक कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, ये जो है अमेरिका के एजेंडा के ऊपर काम होगा। क्यों ये अमेरिका को दे रहे हैं? क्या सूबा तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना? और वो जब कह रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट ना पाकिस्तानी है जितने सब है, हम पाकिस्तानी मानते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं मतलब सूबा ना बने लेकिन हम ऐसे ही मुंह से मानते हैं उनको। ये हम पाकिस्तानी हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारी पार्टी का जो स्टेटमेंट होगा हम तो उनको फॉलो करेंगे। बाकी हर किसी का नजरिया है, वो कह सकते हैं। हम अपने चेयरमैन साहब और हमारी पीपल्स पार्टी का जो लीडरशिप है हम उनको फॉलो करेंगे, उसमें जो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगी कि जब पीडीएम की खबर आई थी ना तो पूरे पाकिस्तान को लगा था कि इनका नजरिया एक नजरिए पे सब अलाइन हो गया, लेकिन ये तो दूसरे जलसे के बाद ही आज हमें आपके प्रोग्राम में सुनने को मिला कि सबका अपना अपना नजरिया। जी देखें, पीडीएम में सब हम एक हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पे एक इकट्ठा हुए हैं जो आपकी जो नाहेली है हुकूमत की, ठीक है, गलत फैसले बिलावल साहब ने ये भी कहा कि मिनी पाकिस्तान। बाकी जाहिरी बात है हर पार्टी का अपना
अपना स्टांस होता है। बिलावल साहब ने ये भी कहा कि मिनी पाकिस्तान जो है अपने वसाइल से महरूम है, लेकिन साथ ही उन्होंने जो है ट्विन जो आइलैंड्स उस हवाले से भी बात की। वो कह रहे हैं कि वापस लेना पड़ेगा इनको। आपको क्या लगता है, क्या मिल बैठ के आप लोग को साथ काम नहीं कर लेना चाहिए? देखें, आइलैंड्स जो है वो माहीगीरों जो हमारे सिंध के हैं, जितने बलूचिस्तान या सिंध के जितने भी आइलैंड्स हैं उन पे उनका हक है और सिंध गवर्नमेंट का हक है। लेकिन वो तो कह रहे हैं आपके आइलैंड होंगे, रेवेन्यू भी आपको मिलेगा, रियाज रेवेन्यू भी आपको मिलेगा, फिर इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम? नहीं जी, हम खुद कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट है माशाल्लाह से, हम कर सकते हैं। हम ये इनको कोई भी छोड़ेंगे नहीं इस सिलसिले में। सिंध का हक है, सिंध को मिलेगा। और हमने बिलावल साहब ने इनको अल्टीमेटम दिया है कि अब वेडनेसडे तक नहीं लिया तो हम करारदाद लाएंगे सेनेट में, सिंध असेंबली में, इंशाल्लाह इनका वो वापस। यानी आप लोगों का कोई प्लान नहीं है इसके ऊपर बैठकर बात करने के लिए? हम इनको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है। रियाज साहब कह रहे हैं कि ट्विन आइलैंड के ऊपर कोई भी जो है वो बातचीत नहीं करना चाहते। अपेरेंटली इमरान इस्माइल साहब बार बार गवर्नर साहब आके यही कहते रहे कि रेवेन्यू उन्हीं को मिलेगा, लेकिन बुध तक का जो है बिलावल साहब ने टाइम दे दिया। वो कह रहे हैं वापस ले लें अपना फैसला। अलविना, देखिए इस बात से पहले मैं ये बात क्लियर करूंगी कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है जानकर कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ये भी नहीं पता कि सूबा सिंध का बजट कितना है। इस साल का बजट है 1241 अरब रुपए, जिसमें से एडीपी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ 238 अरब रुपए का है। जब आपने 238 अरब रुपए रखा है तो आप टीवी शोज पे जाके कैसे कह रहे हैं कि हमने कराची के लिए 800 अरब रुपए रखा है? ये सवाल है। 3 साल हाँ, लेकिन वो नहीं है, डिनोटेड ही नहीं। पूरे सिंध का डेवलपमेंट बजट 238 अरब रुपए का है। आई कैन चैलेंज यू, कोई भी आप फाइनेंस की बुक उठा के चेक कर सकती है मेरे स्टेटमेंट को। दूसरी बात आइलैंड्स की, क्या आइलैंड्स का ये बंडाल और जो बुडू आइलैंड है, इसका जिक्र क्या पाकिस्तान में आज पहली दफा हुआ है? नहीं, 2009 से इसकी बात हो रही है। 2009 में वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। 2010 में आपकी 18th अमेंडमेंट पास हुई और ये उसके आप जब कवानीन देखते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 172 सब क्लॉज 2 देखें, चाहे पोर्ट कासिम अथॉरिटी का एक्ट में लैंड की डेफिनेशन मैरीटाइम अफेयर्स, दोनों में जी बिल्कुल उसके नीचे पोर्ट कासिम अथॉरिटी का जो कानून है वो मैरीटाइम अफेयर्स के नीचे है। दोनों में ये बात क्लियर हो गई है कि उस अथॉरिटी के जुरिडिक्शन के अंदर आज जमीन, समंदर और समंदर की तह तक जो भी चीजें आज या फ्यूचर में होंगी वो उस अथॉरिटी के अंदर होंगी। स्टिल फेडरल गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा कि जी ये सिंध के अहाते में आता है, सिंध से करीब है, सिंध के अंदर अर्बन डेवलपमेंट की जरूरत है, यहाँ पर आपको पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी जरूरत है। तो उस सिलसिले में पार्टनरशिप के तहत काम होना चाहिए। देखिए, काम सिंध के लोगों के लिए होगा, सिंध के लोगों की माशी तरक्की के लिए होगा। लेकिन उसमें ये आर्टिकल 172 में लिखा हुआ है कि उसमें बाकायदे जो 22 एकड़ तक जमीन होती है, उसके अंदर जो कहते हैं वो सूबे की होती है। ये तो 1.5 किलोमीटर है। लेकिन जो नॉटिकल माइल्स होता है ना, जब आपका जो मैरीटाइम है उसके 12 नॉटिकल हमें इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है। बेहतर ये होता है, देखें एक जो तरीकेकार अडॉप्ट करते हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ असेंबली में लाते हैं कि जी एक चीज इम्पोज कर दी गई जो इनको पीपल्स पार्टी का एतराज है। ऑर्डिनेंस ये पीपल्स पार्टी की भी जागीर तो है नहीं, दोनों आइलैंड्स सूबे की है, ये सूबे के है, सिंध के अवाम के हैं। किसी की भी हुकूमत होगी मगर ये सूबे की होगी। लेकिन जिस तरह मौलाना साहब इश्तिहाल फैला रहे थे तकरीर में, वो कह रहे हैं कि ये सारे सूबों से छीन लिया जाएगा, तो सूबे में कोई डेवलपमेंट होगी, लोगों के लिए होगी ना। सिंध की बात नहीं करें हम, किसी भी सूबे में अगर ऐसा हो, बलूचिस्तान में भी अगर आइलैंड हो तो वो उनका हक है। हम पूरे सूबे, लेकिन डेवलप करें ना फिर इंशाल्लाह। वही तो कह रहे हैं, हम खुद कर सकते हैं। टेबल किया जाता, इसके ऊपर बहस कराई जाती। जब ये बहस होती वहाँ पे, तो वहाँ पे जितने ये सारे इश्यूज हैं जो ऑर्डिनेंस पास होने के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट, सलमान एक और मामला, ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और ये पूरी हुकूमत ही उन पे चल रही है, क्योंकि इनके पास वो कुछ भी नहीं है। एक मिनट में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करूंगी अलवीना। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ना 1770 ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं और ये डॉन की रिपोर्ट है, आप में से कोई भी निकाल के देख सकता है कि पाकिस्तान की तारीख में एग्जीक्यूटिव में, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में जिस हुकूमत ने सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस पास किया वो बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई ने, पीटीआई ने। मैं आपको, ये हुकूमत वाहिद है पीटीआई जिसने सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस जारी किए। आप असेंबली में लाते ही नहीं है। आप पीटीआई की गवर्नमेंट है जिसने सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस जारी किए और आपका असेंबली में आपके पास असेंबली में मेजोरिटी है नहीं। आप बैठ के सिर्फ ऑर्डिनेंस ही जारी करते हैं। आप असेंबली में लाते हैं ना, आप असेंबली में लाए, हम बैठे हुए हैं।
ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे कोई पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी तारीख ने में। नहीं, आपको मैं पीटीआई डाउट ने कर किया है। ठीक है सलमान, PTI को तो 2 पीटीआई साल ने में किया कैसे है। कर 2 सकती साल में जितने ऑर्डिनेंस जारी किए कभी 5 साल में नहीं हुए। नवा नंबर है सर सलमान, आप दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद क्या मेरा कहेंगे? ख्याल ये है कि अभी हमारे पास बड़ी गुंजाइश है कराची में, हैदराबाद में, सिंध के पूरे जो जितने अर्बन एरियाज हैं उनमें डेवलपमेंट की बड़ी गुंजाइश है। कराची यानी को छोड़ सही दे इस करने मामले की को, आप गुंजाइश कह रहे है। तो बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्टिंग जो इश्यूज साइड हैं के ऊपर फोकस करें। उनके ऊपर फोकस करने के बजाय उन इश्यूज के ऊपर फोकस किया जाए जिन पे कंसेंसस है। ठीक। इस बात पे तो सबका कंसेंसस है ना, कराची को इस वक्त जरूरत है डेवलपमेंट की। सलमान, यहीं से कंटिन्यू करूंगी मैं आपसे। यहाँ पे कॉल पे ज्वाइन किया है हमें यासीन आज़ाद साहब ने, एडवोकेट हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम यासीन आज़ाद साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करने का शुक्रिया। मैडम थैंक यू वेरी मच। जी यासीन आज़ाद साहब, आप की लीगल एक्सपर्टीज़ को देखते हुए मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही करूंगी कि कानून की रूह से जो फादर ऑफ द नेशन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, क्या उनके मज़ार के ऊपर ये डिसिप्लिन नाम की जो चीज़ नहीं थी आपकी जमात की जानिब से, क्या ये ठीक हुआ? मतलब ये लिटरली तकलीफ हो रही थी वो मनाजिर देखकर कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशन से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे कोई भी शख्स होता इस किस्म की बात करता, तो क्या तकलीफ होती सब लोगों को या नहीं? इस पर देखिए मैडम, पहली बात यह है कि जो नारेबाजी हुई है, नारा सिर्फ ये था कि वोट को इज्जत हो, और दूसरा ये था कि मादर मिल्लत जिंदाबाद, नारा तो ये लगा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस कानूनी एतबार से या आईनी एतबार से कोई ऐसा मामला तो नहीं था जिसको इतना बड़ा इशू बना दिया जाता। लेकिन जहाँ तक कायदा तो मानिए पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर पहली बात यह है कि नारा लगाने की जरूरत नहीं थी, और नारा अगर लग गया तो उसको इशू बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं नारा लगाया वो उन्होंने, पॉजिटिव नारा था, इसको इशू बना दिया गया। चलें, लेट्स रीफ्रेज माय क्वेश्चन अगेन। अगर हम अपने वालिद की कब्र की बात करें, हम वालिद की कब्र के ऊपर भी जो है एक इज्जत और एहतराम से जाएंगे ना, वहाँ पे एक सलीका तरीका हमारा अलग होगा, हमारा पहनना ओढ़ना अलग होगा, हम अल्लाह का नाम लेंगे, उनको दुआ करेंगे, उनको बख्शेंगे उनके सुकून और मगफिरत के लिए, या वहाँ पे हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे? तो ये तो फादर ऑफ द नेशन है। नहीं देखें, जो चीज़ आप कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि जो कोई भी कब्रिस्तान हो जहाँ आप फतह पढ़ने के लिए जाएं, तो फतह पढ़ने का तरीकाकार यही है कि आप वहाँ जाके दुआ मांगें और उनकी रूह साल सवाब के लिए जो है ना, जो कुछ आपने पढ़ना है पढ़ के करें। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इस स्टेप को कोई अच्छा नहीं समझता, बिल्कुल सही कहता हूँ। लेकिन अगर कहीं ये नारा लग गया और नारा लगने के बाद जो कुछ आपने किया, आप उसको भी देखें कि उस नारे के बुनियाद में। ठीक है यासीन आज़ाद साहब, मरियम बीबी के स्टेटमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। गुजरावाला में, कराची में जितनी भी उन्होंने गुफ्तगू की उसमें हम क्रक्स देखने की कोशिश कर रहे थे। जी बोलिए। कि आपने उसके बाद एफआईआर दर्ज की और होटल पे जाके जो कुछ आपने किया, दरवाज़ा तोड़कर जो आपने प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया, क्या वो कोई अच्छा स्टेप किया आपने उठाया है? और एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस अंदाज से गिरफ्तारी की गई और जो सूरत सामने आई, वो जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, क्या इसको कोई आदमी अप्रिशिएट कर सकता है? मैं ये इसलिए कर रहा था कि जब हम कायदा के निगाह से नारे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद जो प्राइवेसी अपने जाके दरवाज़ा तोड़कर अपने गिरफ्तारी की, क्या वो मुनासिब था? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने बात करनी है तो मेरिट से करें, कि जो चीज़ जिसको हम अप्रिशिएट नहीं करते, अगर मैं उस स्टेप को भी अप्रिशिएट नहीं करता तो उसके बाद जो कुछ आपने किया वो मेरी नज़दीक टोटली गलत था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे मैं जवाब देने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी सलमान, यासीन साहब को सबसे पहले तो उस एक्ट को कंडेम करना बनता था जो वो कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है। उनको ये एक्ट तो बुरा लग रहा है कि जी पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा, ठीक है गलत किया, लेकिन कायद आज़म के मज़ार की अपनी एक सैनिटी है, वो एक नॉन पॉलिटिकल जगह है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए जगह है। उधर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी किस्म की पिछले 73 साल में किसी जमात ने नहीं की।
अगर वहाँ कोई जाता है तो पाकिस्तान के नाम पे उनकी जाता है, आरामगाह है। पाकिस्तान के लिए जाता है, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने जाता है, और कब्र और कब्रिस्तान से बढ़कर वो एक जगह है, वो एक फादर ऑफ द नेशन का वो एक अलामती सलमान, जब हम कब्रिस्तान का पाकिस्तान विजिट की करते अलामती जगह है। हैं तो उस वक्त हम कितने तहजीब से हम जाते हैं उस जगह पे, ये फादर ऑफ द नेशन है, आरामगाह है ना उनकी। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट मोहतरम है, जिस तरह दूसरे इदारे मोहतरम है, इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत हर तरह के तजादात से पाक है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसको मुतनाज़ा बनाना, उस जगह के ऊपर जाके सियासी तकरीर करना 73 साल में नहीं हुआ, तो लिहाजा इस एक्ट को कंडेम करना हर पार्टी का फर्ज है। हर एक को चाहिए कि इस एक्ट को कंडेम करे। हाँ, उसके बाद अब आ जाए कि जी उसके बाद जो कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी अगर हुई और कानून के मुताबिक हुई तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हुई वो भी एक्सेप्टेबल तरीक़ेकार नहीं है। उसको भी थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। जस्ट इन केस अगर वो उन्होंने कोई अगर कानून ये कहता है कि वहाँ पे, एक तो हम मॉरली जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना कि वहाँ कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर कानून भी ये कहता है कि वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है तो उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई वो सही हुई होगी, लेकिन उसका तरीक़ेकार कुछ बेहतर कर लेते, उनको गिरफ्तार करने का तरीक़ेकार कुछ बेहतर कर लेते, ताकि वो पॉलिटिकल जो इशू बन गया वो पॉलिटिकल इशू ना बनता। पॉलिटिकल माइलेज जो गेन कर रहे हैं वो उसके ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो स्टार्ट हो गई हैं, देखिए पूरे पाकिस्तान ने कंडेम किया है। आज आप देखें, तमाम मीडिया उठा के देख लीजिए, तमाम अखबार उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा आदमी नहीं है चाहे वो किसी भी जमात से हो जो इस एक्ट की हिमायत में बयान दे दे। सारे लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इस कंडेमनेशन को खराब कर दिया इनकी गिरफ्तारी के तरीकेकार ने। ठीक, तो इससे बचा जा सकता था। जरूरत इस बात की मुल्क में अफवाम और तफहीम का माहौल पैदा किया जाए। कैसे पैदा होगा? पहले तो हमें ये लग रहा था कि 2 साल में शायद ऑपोजिशन और हुकूमत वन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, मामलात दुरुस्त होंगे और एक रूटीन की ऑपोजिशन रहेगी, लेकिन ये मामलात तो बिगड़ते जा रहे हैं। अपोजिशन को सूट करता है कि अफवाह और तफहीम ना हो, कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा हो, हुकूमत वो परफॉर्मेंस ना दे सके जिसके लिए उन्होंने वादे किए हैं, जो कि अब तक नहीं दे सके। फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी तक 2 साल में वो जो वादे खान साहब ने किए थे वो खान साहब डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन आगे आने वाले 3 सालों में वो डिलीवरी हो सकती है अगर तो वो उन चीज़ों पे तवज्जो दे गवर्नमेंट जिनके लिए वो गवर्नमेंट आई है, जो वादे करके आई है। तो अपोजिशन को तो सूट करता है कि टकराव की सियासत हो, लेकिन ये फर्ज गवर्नमेंट का बनता है, खान साहब का बनता है कि वो ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो मामलात को प्रॉपरली अफवाम और तफहीम से कंसेंसस डेवलप करके हुकूमत को चलाएं, ताकि ये जो माहौल जो अपोजिशन चाह रही है ये डेवलप ना हो। और इससे आप देखिए कि किस कदर इदारों का नुकसान हो रहा है। आपको इसका अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो सिचुएशन जो पिछले गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से हिट कर रही है। ठीक है, मैं आती हूँ सलमान आपकी जानिब। यहाँ पे मैं रियाज से इस पर मुझे जानना है कि जिस तरह उन्होंने क्लियर किया स्टांस के बहुत गलत था मज़ार कायद वाला, इसको कंडेम करने की ज़रूरत है, लेकिन जो तरीक़ाकार था कैप्टन सफदर रिटायर्ड को अरेस्ट करने का वो भी गलत था। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि वफाक की तरफ से ये सारी कार्रवाई हुई है? जी, सीएम साहब का भी आया है स्टेटमेंट, और नासिर शाह साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, उनका भी आपने न्यूज़ पे देखा होगा कि हमें कोई पता नहीं था, और ये जो हुआ है उसको हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं इसकी, जो जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि सीएम, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है कि जी इस गिरफ्तारी का हमारे, और हमने इंक्वायरी भी चीफ सेक्रेटरी साहब को, सीएम साहब ने इंक्वायरी का भी कह दिया है कि ये कैसे और किस तरीके से हुआ है उसका जुडिशियल इंक्वायरी एक बैठनी चाहिए। और दूसरा ये है, तह तक जाने दूसरा ये है कि जो वहाँ पे जैसे आप कह रहे थे कि वो मज़ार कायद पे हुआ, वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी अपनी जगह एक गलत था, मगर ये जो गिरफ्तारी थी वो जो है हम उसको सख्त लफ्ज़ों में जो है कंडेम करते हैं। ठीक, और इस पे और मज़ीद कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? सिद्रा की जानिब पढ़ूंगी।
पीडीएम के हवाले से? पीडीएम में इंशाल्लाह हमारा कल वाला जलसा बहुत कामयाब गया है और इंशाल्लाह अगले आने वाले जलसे भी इससे ज़्यादा कामयाब होंगे। हम पुरुम्मीद हैं सारी जमायतें और हम एक पेज पे हैं इंशाल्लाह। प्रेशर बिल्टअप कर पाएंगे? और प्रेशर आपको वाज़े नज़र आ रहा है, एक जलसे के बाद कितना हुआ और इसके बाद अब कितना हुआ और आगे आने के बाद क्या होगा वो तो सबको अब नज़र आएगा इंशाल्लाह। ठीक। सिद्रा, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया। वो कहते हैं कि ये जो कश्मीर की जो आर्टिकल को रिवोक किया गया है मोदी की तरफ से, वो वज़ीर आज़म साहब ने फैसिलिटेट करवाया है। अलवीना, मौलाना साहब की बातें इसी तरह की बातें हैं जो आज से हम हमेशा देखते आए हैं। जब वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त, जब वो कश्मीर कमेटी और कश्मीर चेयरमैन थे, लेकिन वो जिक्र नहीं किया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कश्मीरियों से, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से मिलने से मना कर दिया था। वो मोदी और जिंदाल के साथ तो मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने से मना कर दिया था। और ये वही मौलाना है जो हर साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने कश्मीर के इशू को दुनिया की कभी भी रेज नहीं किया। रखा। सलमान, मरियम ने ये भी कहा कि वो ओवरऑल अवाम के सामने